क्लास 7 हिस्ट्री के चैप्टर 3 में हम बात करेंगे आज दिल्ली सुल्तान के बारे में, जो चैप्टर 3 है और जिसमें दिल्ली के सुल्तान और उनके द्वारा जो स्टेब्लिश किया गया था, एक्सपेंड किया गया था, दिल्ली सल्तनत जिसे कहते हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो हमें पिछले वीडियो में देखा था क्लास 7 के चैप्टर 2 तक कि कैसे नए नए जो डायनेस्टीज थी नॉर्थ इंडिया की तरफ वो डेवलप हो रही थी, और आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ हर्षवर्धन कन्नौज द न्यू डायनेस्टीज वेर डेवलप एंड इमर्ज इन द नॉर्थ इंडिया। इस क्षेत्र में नए नए राज्य और छोटे छोटे राज्य अब स्थापित हो रहे थे और कोई एक सेंटर पावर, कोई केंद्र शक्ति नहीं थी जो पूरे बड़े क्षेत्र में, इस पूरे क्षेत्र में शासन कर सके हर्षवर्धन के बाद। तो यह इलाका था जब उत्तर भारत में नए नए राजपूत, तोमर, प्रतिहार, गुज्जर, यह शासक, इन जातियों के शासक जो अपने आप को राजपूत कहते थे, शासन में स्टेब्लिश हो रहे थे, नए नए किंगडम स्टेब्लिश हो रहे थे। उसके बाद टाइम आता है दिल्ली सल्तनत का, और कैसे इस सल्तनत इसका नाम दिल्ली सुल्तान पड़ा, कैसे यहाँ के शासकों का नाम दिल्ली के सुल्तान यानी कि सल्तनत कहा गया, सुल्तानों के अधीन के राज्य को सल्तनत कहा गया। तो क्यों दिल्ली किस प्रकार इम्पोर्टेंस सेंटर के रूप में डेवलप हुआ, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो दिल्ली प्रारंभ में जो क्षेत्र था दिल्ली, जिसको इंद्रप्रस्थ भी कहा जाता था, दिल्ली तोमर राजपूतों के अंतर्गत यहाँ पर शासन चलता था और उनका नाम था अलंगपाल। अलंगपाल एक प्रतापी शासक थे जो दिल्ली के शासक थे, और ये तोमरा जो कहा गया, तोमर राजपूत शासकों का एक साम्राज्य दिल्ली पर राज्य करता था। और इस पर कालांतर में पृथ्वीराज तृतीय ने दिल्ली को अपने अधीन कर लिया। पृथ्वीराज तृतीय ने, जिनका शासनकाल 1175 से 1192 तक था, इन्होंने तोमर राजवंश को हराकर दिल्ली पर अपना शासन कर लिया। इनका जो क्षेत्र था वो अजमेर था, और इन्होंने अब इनके अधीन में यह पूरा इलाका दिल्ली का और अजमेर का शासन इनके अंतर्गत आ गया। चौहान शासकों ने, जिसके शासक थे पृथ्वीराज तृतीय, और इनके अधीन में अलंगपाल और पृथ्वीराज चौहान के समय काल में क्या था कि अब दिल्ली एक कमर्शियल सेंटर के रूप में डेवलप हो रही थी, एक नए व्यावसायिक केंद्र के रूप में डेवलप हो रही थी। और वहाँ पर राजधानी, अब चूँकि एक दो ताकतें मिलकर यहाँ पर शासन काल शुरू हुआ, अजमेर चौहानों का, जो चौहान कहा गया है। तो दिल्ली अब डेवलप कर रही थी कमर्शियल सेंटर के रूप में, और वहाँ पर जैन मर्चेंट, जो जैन धर्म के मानने वाले जो व्यापारी थे, यह बड़ी अच्छी आर्थिक व्यवस्था में अपना योगदान दे रहे थे और संपन्न लोग थे। तो तमाम सारे जैन मंदिर और जैन धर्मशालाएँ इनके द्वारा चलाई जा रही थी, और इन व्यापारियों ने एक नए प्रकार का क्वाइन, सिक्का चलाया, जिसको देहरीवाल कहा जाता था। इन सिक्कों को विशेष रूप से दिल्ली के व्यापारियों द्वारा ये सिक्के चलाए जाते थे, तो इसको दिल्लीवाल सिक्का कहा जाता है। एक नए प्रकार के सिक्के थे। और इसके बाद दिल्ली का जो विकास शुरू हुआ अंडर द दिल्ली सुल्तान, 12th सेंचुरी से लेकर और 15th सेंचुरी तक दिल्ली के सुल्तानों के अंतर्गत दिल्ली का विकास शुरू हुआ। और यह कुल 5 राजवंशों ने दिल्ली सल्तनत के अधीन दिल्ली के सुल्तान के रूप में शासन किया। और हम इस वीडियो में इन 5 सुल्तानों के बारे, राजवंशों के बारे में एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे। दिल्ली सुल्तान का जो बैकग्राउंड है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो बैकग्राउंड था वह यह था कि 1191-92 में 2 बड़े युद्ध में तराइन थे। दिल्ली के पास तराइन है, दिल्ली के पास अभी हरियाणा के प्रांत में, हरियाणा का जो स्टेट है हरियाणा, वहाँ पर बहुत से राज्य में तराइन है। जिला पड़ता है हिसार, उसमें तराइन है। और यहाँ पे युद्ध हुआ, और 1192 में
1192 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय को मोहम्मद गोरी, जो कि अफगानिस्तान का जो गोर प्रांत का रहने वाला था, शासक था, मोहम्मद गोरी ने 1192 में तराइन के युद्ध में, द्वितीय युद्ध में, तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय को परास्त कर दिया। और यही युद्ध जो था, निर्णायक युद्ध था, जब भारत में जितने भी नेटिव शासक थे, नेटिव रूलर थे, देसी शासक थे, इन शासकों को उत्तर भारत से हटाकर अब जाके एक टर्किश या तुर्की शासकों का दौर भारत में शुरू हुआ। तो 1192 के तराइन के सेकेंड वार में पृथ्वीराज चौहान की निर्णायक हार हुई और मोहम्मद गोरी भारत के उत्तरी भाग का शासक बना, क्योंकि वो इस गोर से आया था, अफगानिस्तान से आया था, और तमाम सारे क्षेत्रों को जीतता हुआ वो तराइन पहुंचा। दिल्ली से आगे बढ़कर पृथ्वीराज चौहान ने तराइन का मोर्चा बांधा और सामना किया, और तराइन के युद्ध में, जो कि रात में लड़ा गया, पराजित हुआ पृथ्वीराज चौहान। और 1206 से लेकर 1210 तक मोहम्मद गोरी ने शासन किया, टर्किश शासक के रूप में। और मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1210 में हो जाती है। आफ्टर 4 years he was ruled in this नॉर्थ-वेस्ट एंड नॉर्दर्न एरिया ऑफ द इंडिया। और उसके बाद उसने अपना शासन अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया। इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासनकाल था, उसके बाद जो शासनकाल शुरू हुआ, वो पहला जो शासनकाल था वो गुलाम वंश के रूप में, शासक वंश कहा था, गुलाम वंश या मामलुक वंश या स्लेव वंश इसको कहा जाता है। तो 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बना, दिल्ली सुल्तान का शासक बना, और वास्तव में यही शासक था प्रारंभिक सुल्तान भारत का। कुतुबुद्दीन ऐबक को ही कहा जाता था, क्योंकि दिल्ली के जो क्षेत्र थे, जो भारतीय उपमहाद्वीप के जो क्षेत्र थे, जो जीता था मोहम्मद गोरी ने, वो सब कुछ मोहम्मद गोरी ने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया 1206 से लेकर 1210 से लेकर 1210 से लेकर 1210 तक। ये 4 साल शासन कुतुबुद्दीन ऐबक ने, 1192 से लेकर 1206 तक गोरी ने, और 1206 से लेकर 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुलाम और दामाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश को अपना शासक बनाया, अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। और उसके बाद 1210 से लेकर 1236 तक इल्तुतमिश ने शासन किया। भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ जब किसी शासक ने अपने जीते जी अपनी बेटी को अपना सक्सेसर यानी कि उत्तराधिकारी नियुक्त किया। तो इल्तुतमिश ने पहले ही बता दिया था कि मेरे बाद मेरी बेटी ही सबसे योग्य है और शासक बनेगी। तो चूँकि उस समय इस्लाम का शासन भारत में था, सुल्तान तो इस्लाम की तरफ, इस्लाम में महिलाओं को पर्दा में रहने वाली बात मानी गई है कि पर्दा नसी है, और तो महिला को अपना शासक के रूप में स्वीकार करने का, एक्सेप्ट जो दरबारी थे, जो इनके कोर्टिस थे, उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया, और तमाम सारे विद्रोह हुए रजिया सुल्तान के खिलाफ। तो 1210 से लेकर 1236 से लेकर 1240 तक केवल 4 साल रजिया सुल्तान के रूप में काम करती रही, और अंत में पंजाब के अम्बाला के पास कैथल में इसको मार डाला गया। उसके बाद से बलबन के गुलाम था, बलबन ने गुलाम वंश के शासक के रूप में अपना कार्यभार शुरू किया, और 1290 तक 1290 तक यह गुलाम वंश स्लेव डायनेस्टी काम करती रही 1290 तक। और 1290 में खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत पर अपना अधिकार जमाया, और यहीं से खिलजी वंश शुरू होता है। आपने देखा होगा पिक्चर पद्मावत, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी जो रणबीर कपूर बना हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी ने कैसे अपने चाचा को 1296 में अपने चाचा को मार डाला, और पुनः 1296 में अलाउद्दीन खिलजी वहाँ का शासक बनता है। करीब 20 साल शासन करने के बाद 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मौत होती है, और अलाउद्दीन खिलजी के मौत के मात्र 4 साल बाद
खिलजी वंश अब खत्म हो जाता है मात्र 26 साल के अंतर्गत, 26 ईयर में खिलजी वंश समाप्त हो जाता है और 1360 में तुगलक वंश की स्थापना होती है। तुगलक वंश शासन में आता है और तुगलक वंश का जो शासक था वो गयासुद्दीन तुगलक 1320 से लेकर और 1440 तक यह शासन तुगलक वंश का चलता है। 1360 में अलाउद्दीन खिलजी और 4 साल उसका पुत्र कैकुबाद शासक रहा और कैकुबाद की मृत्यु होती है 1320 में और 1320 में उसने जलालुद्दीन खिलजी ने गयासुद्दीन तुगलक ने स्थापना की। तो 1320 से लेकर 1440 तक यानी कि करीब 95 ईयर्स तक तुगलक वंश शासन किया भारत के दिल्ली के सुल्तान के रूप में। तो एक क्रम क्या है, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज तुगलक, उसके बाद 1414 में खिज्र खान, सैयद वंश का शासक खिज्र खान शासक बनता है और आफ्टर दैट लोदी वंश शुरू होता है और लोदी वंश 1526 में लोदी वंश समाप्त होता है जब भारत पर बाबर का आक्रमण होता है और पानीपत के प्रथम युद्ध में लोदी वंश का शासक इब्राहिम लोदी की हार होती है और मुगल वंश प्रारंभ होता है। तो एक संक्षिप्त परिचय था। तो आपकी टेक्स्ट बुक में भी टेबल दिया हुआ है, टेबल को आप लिख लेंगे और याद कर लेंगे। तो इस प्रकार इन सुल्तानों के अंतर्गत दिल्ली एक भारत की शासन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। और इसके बाद हम इस लेसन में पढ़ेंगे कि कैसे अलाउद्दीन खिलजी और गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक के अंतर्गत में कैसे राज्य का विस्तार हुआ। गैरिसन टाउन, एक शब्द आता है गैरिसन टाउन से लेकर और कैसे एक्सपेंशन होता है साम्राज्य का होता है, ये हम पढ़ेंगे। फिर मोहम्मद तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी के एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंसेस को, प्रशासनिक अंतर को देखेंगे इसमें। और फिर जो मस्जिद बनाई गई, मस्जिद बनाने की एक श्रृंखला, एक सीरीज स्टार्टिंग बिगिनिंग द सीरीज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द टाउन, मस्जिद बनाने की पूरी श्रृंखला शुरू हुई। सभी सुल्तानों ने अपने अपने शासनकाल में भव्य इमारतें बनवाई दिल्ली सल्तनत के अधीन। तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद हम चर्चा करेंगे वहाँ के रेवेन्यू सिस्टम की, लगान व्यवस्था की चर्चा करेंगे अगले टॉपिक पे। तो फिलहाल इतना, तो इस जितना टेबल पे आपको दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है, टाइमलाइन बना लेंगे कि कौन सा शासक कब दिल्ली का सुल्तान बनता है, उसके पीरियड क्या होता है, समय का अवधि क्या होती है और उस शासनकाल की क्या क्या प्रमुख घटनाएं अगर जो भी मिल पाती हैं तो एक प्रोजेक्ट वर्क आप तैयार करेंगे। इन शासकों के शासनकाल, इनके पिता के नाम, कब गद्दी पर बैठते हैं, कब गद्दी पर शासनकाल चलाते हैं और कोई महत्वपूर्ण घटना मिलती है नेट की सहायता से, इंटरनेट से खोज के, तो एक प्रोजेक्ट वर्क आप दिल्ली सुल्तानों के बारे में फाइल पर बनाएंगे। आज का टॉपिक समाप्त होता है और इतने में से कम 25 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बनेंगे। थैंक यू।